जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का न्यू टीम अकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो हम जैसे कि आपने पहले लेक्चर में देखा था, मध्यकालीन भारत पढ़ने का तरीका बताया था। अब आज फिर लेक्चर 2 में बताएंगे विदेशी आक्रमण। उससे पहले हम थोड़ा सा 2 मिनट पिछली वीडियो में देख लेते हैं क्या बताए थे, आपको याद दिला दें। हमने मध्यकालीन भारत को कहा था 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो पहला था विदेशी आक्रमण, और उसके बाद दूसरा था राजपूत वंश या काल, तीसरा था दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल, और चौथा था बहमनी साम्राज्य या एवं विजयनगर साम्राज्य। इसके अंदर हम लोग सूफी संत के बारे में पढ़ेंगे और जो भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन ये पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लास्ट पढ़ेंगे मुगल वंश। तो अब देखते हैं कि विदेशी आक्रमण के पहले क्रम को जानते हैं, फिर उसके बारे में एक एक विदेशियों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहले विदेशी आक्रमण का क्रम क्या था, उसके बाद फिर आगे बताएंगे कि कैसे हुड़ों का आक्रमण हुआ, फिर अरबों का, फिर तुर्कों का, फिर मुगलों का आक्रमण कैसे हुआ। तो पहले विदेशी आक्रमण के क्रम को जानते हैं, फिर एक एक को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है हुड़ों का आक्रमण। दूसरा है अरबों का आक्रमण। तीसरा है तुर्कों का आक्रमण। और चौथा है मुगलों का आक्रमण। तो हुड़ों के आक्रमण के बारे में जानते हैं। हुड़ों के आक्रमण के बारे में हम बता दें, जब हुड़ों का आक्रमण हुआ था उस टाइम स्कंदगुप्त, भारत के राजा स्कंदगुप्त थे। इन्होंने 455 से 467 ईसा पूर्व तक शासन किया। और ये आपको प्राचीन इतिहास में मिलेगा, जैसे कि अनुसार पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाएंगे। जब गुप्त वंश आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें स्कंदगुप्त आते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। तो इन्हीं के शासनकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ था। हुड़ों का आक्रमण ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि ये लूटने खाने के उद्देश्य से आए थे, ये ज़्यादा सफल नहीं हुए। अगर अगला जो है अरबों का आक्रमण, तो अरबों का आक्रमण ज़्यादा प्रभावी रहा हुड़ों की अपेक्षा। हुड़ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, ये लोग आक्रमण तो किए लेकिन सफलता नहीं मिली। तो आइए देखते हैं अरबों का आक्रमण। अब अरबों का आक्रमण पढ़ने से पहले हम आपको इस फिगर के माध्यम से बता दें कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, और इस फिगर के बारे में क्या है पहले आपको बता दें। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि अरबों के आक्रमण के बारे में, कैसे राजा दाहिर वहाँ भारत में सिंध के थट्टा क्षेत्र में राज कर रहे थे। तो फिर वहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, फिर आगे बताएंगे। पहले इसके आप ये फिगर समझ लीजिए क्या हमने ये बनाया है। तो आइए देखते हैं। पहले ये है सिंघल द्वीप जो श्रीलंका के पास में है। ये देवर बंदरगाह जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। ये रावल का क्षेत्र है, ये मुल्तान का क्षेत्र है, ये सिंधु नदी है। और यहाँ के जो रावल का क्षेत्र है, इसे थट्टा का क्षेत्र, सिंध का थट्टा का क्षेत्र, कहीं कहीं किताब में पट्टा का क्षेत्र भी मिलता है, तो उसे आप घबराइए नहीं। तो ये यहाँ के शासक थे राजा दाहिर, अभी हम बताएंगे इनके बारे में। और ये है दमिश्क के यहाँ के जो खलीफा वलीद थे, हज्जाज अल हज्जाज के नाम से जानते हैं। इन्होंने, ये जो हज्जाज हैं इराकी गवर्नर हैं, और इधर गजनी वंश ये सब था। तो अब हम बताएंगे आपको कि पहले दमिश्क जो है यहाँ, इधर ईरान है, इराक है और मिस्र है, ये सब पूरे इधर अरबियों का आक्रमण करके सब जीत लिए थे। इधर इनका राज चल रहा था, इनका शासन चल रहा था अरबियों का इस तरह पूरी तरह से। अब देखिए अरब ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, उससे पहले हम जान लेते हैं कि खलीफा क्या होता है। जैसे आपको मन में आया कि खलीफा वलीद, तो वलीद एक खलीफा का नाम है। ये जो वलीद है ये खलीफा का नाम है। अब खलीफा होते क्या है? खलीफा तुर्क जनजातियों का एक समूह होता है। उस समूह में एक मुखिया होता है, एक मेन होता है, उस सरदारों में एक मेन होता है। तो ये जो खलीफा हैं इनको अल्लाह के प्रतिनिधित्व के रूप में मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि जैसे अल्लाह ने प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा हो, तो उसी को बोलते हैं खलीफा। तो इनका नाम था वलीद, तो इसीलिए बोलते हैं खलीफा वलीद। तो अब देखते हैं कि पहला देखते हैं कि अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों ने आक्रमण क्यों किया। इसके कई कारण है। तो पहला कारण ये है कि इधर पूरा विस्तार हो चुका था अरबियों का। ईरान, इराक, मिस्र जितने भी क्षेत्र थे, इधर अरबियों का शासन चल रहा था।
अब इन्होंने देखा जबकि इधर हम राज्य कर रहे हैं तो अभी अपने राज्य को विस्तार करने के लिए और धन की प्राप्ति के लिए अपने साम्राज्य को मजबूत बना सके, जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है, और इसलिए उन्होंने आगे बढ़े कि अब भारत पर आक्रमण करते हैं, यहाँ से धन की प्राप्ति करेंगे, यहाँ तक अपना विस्तार करेंगे। एक कारण। और दूसरा कारण ये था, जो ये सिंघल द्वीप है, यहाँ दास लोग रहा करते थे, तो ये दास जो है खलीफा को सामान के रूप में कुछ भेजते थे, नाव के माध्यम से भेजते थे। ये सब महासागर है तो यही रास्ता था भेजने का। तो ये लोग जब भेजते थे, जब ये नाव यहाँ पहुँचती थी देवल बंदरगाह, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, आपको बताया है, तो यहाँ जब देवल बंदरगाह पर पहुँचते थे तो यहाँ तुर्क जनजाति रहते थे। इनका यही काम था कि यहाँ से जो सामान जाता था लूट मार कर यही खाते थे, लूट कर यही खाते थे, यहीं से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो इन्होंने देवल बंदरगाह पर जैसे ये नाव पहुँचती थी वहाँ लूट लेते थे। इससे बहुत नाराज हुए खलीफा वलीद जो दमिश्क में, तो जो दमिश्क के खलीफा वलीद तो बहुत नाराज हुए। तो इन्होंने शिकायत की राजा दाहिर को, सिंध के ठट्टा के क्षेत्र में राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे राजा दाहिर, तो उनसे इन्होंने कई बार शिकायत की। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये इतने शक्तिशाली नहीं थे कि तुर्क जनजातियों से ये युद्ध कर सके, ये तुर्क जनजातियों से युद्ध नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने इसमें कुछ इनके बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही इनसे युद्ध किया, ना ही इनको कुछ कहा कि आप लोग यहाँ पर रहकर जैसे कोई नाव जाता है तो आप लोग यहाँ क्यों लूट लेते हैं। तो इससे बहुत नाराज हुए खलीफा वलीद, क्योंकि राजा ताहिर ने बात नहीं मानी। तो दूसरा कारण ये भी बनता है कि खलीफा वलीद ने कहा कि राजा ताहिर को कई बार शिकायत किया गया लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो इन्होंने क्या किया, अब खलीफा वलीद दमिश्क थे, इन्हें एक हज्जाज इराकी गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया कि उबैदुल्लाह को 711 ईस्वी में 711 ईस्वी में आक्रमण करने के लिए सिंध के ठट्टा के क्षेत्र में भेजा, लेकिन ये सफल नहीं रहे, उबैदुल्लाह सफल नहीं रहे। तो फिर ये वापस आ गए। तो फिर 711 ईस्वी में ही बुंदेल को भेजा कि अब आप जाइए और आक्रमण करिए और उसको जीतिए और राजा ताहिर को पराजित करिए और यहाँ तक अपना विस्तार हो जाए। तो बुंदेल भी आए, आक्रमण किए, सफल नहीं रहे। अब ये भी 711 ईस्वी में आए लेकिन आक्रमण के सफल नहीं हुए। अब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में, अब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तो मोहम्मद बिन कासिम आया और इन्होंने जब यहाँ पहुँचा, देवल बंदरगाह को पहले जीत लिया। यहाँ जो तुर्क जनजाति थे उनसे युद्ध किया, तुर्क जनजाति से युद्ध करके और ये जीत लिया। देवल बंदरगाह के जितने क्षेत्र थे ये जीत लिया। ये सिंधु नदी है, इसलिए इसे सिंध का क्षेत्र कहा जाता है। तो अब ये क्या किया कि जब ये मोहम्मद बिन कासिम देवल बंदरगाह के क्षेत्र को जीत लिया, अब ये आगे बढ़ा सिंध के नदी के आगे, सिंधु नदी के आगे जब ये बढ़ा तो ऐसा बताया जाता है कि सिंधु नदी को क्रॉस करने के लिए इन्होंने नाव का सहारा लिया, उसका पुल बनाया और आगे युद्ध करने के लिए राजा ताहिर जो सिंध के ठट्टा के क्षेत्र में थे वहाँ पहुँचा। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ठट्टा के क्षेत्र में अटैक किया, आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो राजा ताहिर पराजित हो गया। राजा ताहिर जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम से पराजित हो गया तो ये इधर जितना क्षेत्र था अब इसके राज में हो गया मोहम्मद बिन कासिम के। और ये जो सिंध का ठट्टा का क्षेत्र है इसे रावल का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि रावल का क्षेत्र होने के कारण रावल का युद्ध कितने सन में हुआ, किसके किसके बीच हुआ, ऐसा क्वेश्चन उठता है। तो बहुत कम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो जब पूछा जाए कि रावल का युद्ध कब हुआ तो रावल का युद्ध 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा ताहिर के बीच हुआ। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। तो अब ये जब यहाँ पर जीत लिए, अब इनका जब शासन चलने लगा मोहम्मद बिन कासिम राज, तो अब ये क्या किया, जब ये जीत लिए अभी अपने तरीके से चलाने लगे तो इन्होंने क्या किया, जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है, जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर होता है। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर होता है। जजिया कर ये किस पे लगाया, ये जजिया कर मुस्लिम था स्वयं तो उसने मुस्लिम पे नहीं लगाया, गैर मुसलमानों से लेता था, मतलब हिंदुओं से और जो अदर कास्ट के थे उनसे लेता था। और ये कुछ ऐसे लोगों से जजिया कर नहीं लेता था जैसे ब्राह्मण, वृद्ध, बच्चे, महिला, विकलांग, इन सब से ये जजिया कर नहीं लेता था। जब इन सब से जजिया कर नहीं लेता था तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें, जब
हम अगला पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में, तो उसमें तुगलक वंश आएगा। तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। जानकारी के लिए बता दें, आगे पढ़ाएंगे, घबराने की बात नहीं है, हम आगे ये बताएंगे। तो जजिया कर लगाया, और ऐसा माना जाता है कि जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के सत्ता के क्षेत्र को जीत लिया था, तभी से खजूर की खेती, ऊँट पालन और जजिया कर का यहाँ उत्पन्न हुआ। जैसे खजूर की खेती होने लगी, लोग ऊँट पालने लगे, जजिया कर लगाया गया, जजिया कर की शुरुआत हुई। तो जब ये मोहम्मद बिन कासिम के समय में इतना, तो ये चीज़ें मानी जाती हैं कि इनके शासनकाल में ऊँट का पालन शुरुआत हुआ, खजूर की खेती हुई और जजिया कर का निर्माण हुआ। अब ये देखिए, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि अरबों का आक्रमण कब हुआ, तो आप बताएंगे 711 ईस्वी में। लेकिन अब ये देखने वाली बात है, अगर पूछा जाए कि सफल अरबियों द्वारा विदेशी आक्रमण कब हुआ, तो आप बताएंगे 712 में, क्योंकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करने में सफल रहा, जबकि उसके पहले 711 ईस्वी में हुआ था, लेकिन वो असफल है। अगर ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि अरबों द्वारा प्रथम आक्रमण कब हुआ, तो 711 ईस्वी में। लेकिन पूछा जाए कि अरबों द्वारा सफल आक्रमण कब हुआ, तो वो है 712 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुआ? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सफल आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। लेकिन जब पूछा जाए अरबों द्वारा प्रथम आक्रमण कब हुआ, तो 711 ईस्वी में। और पहला जो था उबैदुल्लाह था और दूसरा बुंदेल था 711 में। 711 में ही दोनों आए थे, लेकिन ये दोनों असफल रहे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम सफल रहे। तो ये होता है। तो अब तो आइए देखते हैं कि अब जो इसे पढ़ डाले हैं, ये सब चीज़ें जो पढ़ लिए हैं, तो अब आपको पता है कि इतिहास है। अब कैसे पता चलेगा कि ये अरबियों ने आक्रमण किया, कैसे किया, क्या किया, ये सब कहाँ से, ये इसके स्रोत क्या है, ये कहाँ से मिले। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं। बिलादुरी द्वारा रचित पुस्तक है फुतूह अल-बलदानी और चचनामा। बिलादुरी द्वारा रचित फुतूह अल-बलदानी और चचनामा में इसका स्रोत मिलता है कि अरबियों ने कैसे आक्रमण किया, विदेशी आक्रमण कैसे हुए। फुतूह अल-बलदानी और चचनामा में ये मिलता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं तुर्कों का आक्रमण कैसे हुआ। अब ये देखिए, यहाँ जैसे हमने लिखा है गजनी वंश, जैसे यहाँ हमने लिखा है। अब गजनी वंश के जो संस्थापक थे, गजनी वंश के संस्थापक अलप्तगीन थे। गजनी वंश ये जो है, इसके संस्थापक थे अलप्तगीन गजनी वंश के शासक थे। यहाँ पर इन्होंने गजनी वंश की स्थापना की थी। अब स्वतंत्र तुर्क राज्य गजनी वंश की स्थापना करके अलप्तगीन यहाँ शासन कर रहे थे। उनके पुत्र थे सुबुक्तगीन। अलप्तगीन के पुत्र थे सुबुक्तगीन। ये जो अलप्तगीन है, जिन्होंने गजनी वंश की स्थापना की, ये भारत पर आक्रमण नहीं किया। आक्रमण कौन किया? उसके पुत्र सुबुक्तगीन। अब सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण किए, तो अब सुबुक्तगीन, ये तुर्क आक्रमण हम लोग पढ़ रहे हैं, तुर्कों का आक्रमण पढ़ रहे हैं। इसमें जो गजनी वंश की स्थापना की अलप्तगीन, इन्होंने भारत पर आक्रमण नहीं किया। आक्रमण किसने किया? सुबुक्तगीन। तो अब हम क्या कहेंगे, अब जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि तुर्कों का प्रथम आक्रमण किसने किया, तो तुर्कों का प्रथम आक्रमण किया था सुबुक्तगीन। कौन था? अलप्तगीन का पुत्र था। इसीलिए हमने बताया अलप्तगीन गजनी वंश की स्थापना किसने की? ये भारत से बाहर है, भारत में नहीं थे। ये इराक, ईरान, इतने जो अरबी जहाँ थे, इसी में तुर्कों का भी शासन चल रहा था। और एक बात और जान लीजिए, जब ये विदेशी आक्रमण हुआ भारत पर, तो भारत में अलग अलग जगह अलग अलग राजा शासन कर रहे थे। भारत में अलग अलग
जगह अलग अलग राजा शासन कर रहे थे, जिसे राजपूत वंश के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। जब अगला पढ़ेंगे राजपूत वंश, तो उसमें पढ़ेंगे ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा राज्य कर रहे थे। ये लोग आपस में स्वतंत्र राज्य घोषित करके राज्य कर रहे थे, और यही इन लोगों की कमजोरी थी, जो कोई आक्रमण करता था और आसानी से जीत लेता था। तो पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, जानकारी के लिए थोड़ा बता दे रहे हैं। अब देखिए, सुबुक्तगीन जब आक्रमण किया भारत पर, अब सुबुक्तगीन जब भारत पर आक्रमण किया, तो जब सुबुक्तगीन आक्रमण किया भारत पर, तो उस टाइम सुबुक्तगीन जब भारत पर आक्रमण किया था, जयपाल यहाँ के शासक थे। भारत में शासन कर रहे थे जयपाल। तो जयपाल जब यहाँ शासन कर रहे थे, तो सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया, और प्रथम तुर्की आक्रमण किया था कौन? सुबुक्तगीन। और जयपाल यहाँ शासन कर रहे थे, तो क्या हुआ? जयपाल पराजय हो गए। जब सुबुक्तगीन आक्रमण किया भारत पर, तो उस टाइम जयपाल पराजय हो गए, हार गए सुबुक्तगीन से। अब इनका मनोबल और बढ़ गया। अब जब इनका मनोबल बढ़ गया, उसके पहले जब ये कासिम आया था, तो इन्होंने ये जीत लिया था। फिर उसके बाद सुबुक्तगीन आया भारत में, तो जयपाल को पराजय कर दिया। तो इनका जो मनोबल था वो बढ़ने लगा। अब तुर्कों का मनोबल बढ़ने लगा। अब क्या हुआ? जो सुबुक्तगीन का पुत्र था, सुबुक्तगीन का जो पुत्र था महमूद गजनवी, इसका पुत्र था महमूद गजनवी। अब सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी। जब 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, तो उसका पुत्र गजनी वंश, ये जो गजनी वंश है, जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, तो उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी वंश के राजगद्दी पर बैठा। तो 998 ईस्वी में, जब 986 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, तो उसका पुत्र महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी वंश का शासक बना और गद्दी पर बैठा। अब क्या करेंगे? अब पढ़ेंगे हम लोग महमूद गजनवी। अब एक क्रम बता दें। अलब्तगीन गद्दी वंश की स्थापना की, उसका पुत्र सुबुक्तगीन भारत पर प्रथम तुर्कों द्वारा आक्रमण सुबुक्तगीन। अब उसका पुत्र महमूद गजनवी, अब महमूद गजनवी आक्रमण किया है भारत पर, तो इसमें काफ़ी है। 1000 से 1027 ईस्वी में इसमें 17 बार आक्रमण किया। अब आइए इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं, महमूद गजनवी के बारे में। तो आइए देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं। महमूद गजनवी 1000 से 1027 ईस्वी पूर्व बीच में, 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच उसने कुल 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से 16वां मतलब कि उसका जो है 16वां आक्रमण बहुत प्रसिद्ध रहा, सोमनाथ मंदिर। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। 17वां आक्रमण जाटों के खिलाफ किया था। तो महमूद गजनवी जब 16वां आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में, जब महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में 16वीं बार आक्रमण किया था, तो यह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इसने 1025 ईस्वी में 16वीं बार सोमनाथ मंदिर पर भारत में आक्रमण किया। तो ये जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था भारत से वापस। 1025 ईस्वी में 16वीं बार आक्रमण करने के बाद, सोमनाथ मंदिर को जीत लेने के बाद, जब ये वापस जा रहा था, तो इसको जाटों ने बहुत परेशान किया, क्योंकि इसके पास सोना चांदी और तमाम धन लूट कर ले जा रहा था। तो इसको जाटों ने बहुत परेशान किया। तो ये जब जा रहा था, तो कुछ उसके पास धन थे और सब काफ़ी सामान लिए हुआ था, इसलिए इसने युद्ध नहीं किया। ये चला गया, शांति से चला गया। उसके बाद फिर 2 वर्ष बाद 1027 ईस्वी में 17वीं बार इसका लास्ट आक्रमण, 1027 ईस्वी में 17वीं बार जब आक्रमण किया, ये 17वीं बार आक्रमण उसका जाटों के खिलाफ आक्रमण था, और ये भारत में उसका अंतिम आक्रमण भी था। 1027 में 17वीं बार जो आक्रमण किया, ये उसका अंतिम आक्रमण था। तो इसका अंतिम आक्रमण 17वीं बार जाटों के खिलाफ हुआ। जाटों के खिलाफ 1027 अंतिम उसकी 17वीं आक्रमण था, जो 1027 ईस्वी में हुआ। अब इसके बारे में और कुछ तथ्य जान लेते हैं। महमूद गजनवी के समकालीन थे, जैसे
अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी, बहकी, ये इसके समकालीन थे। कौन कौन से देखते हैं। अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी, बहकी, ये सब महमूद गजनवी के समकालीन थे। समकालीन मतलब इसके समय में, समकालीन मतलब होता है इसके समय में भारत आए थे। लेकिन अब इससे एक क्वेश्चन ये पूछता है, अगर इन चारों में से ऑप्शन दे दिया जाए, अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी, बहकी, अगर ये चारों ऑप्शन रख दिया जाए, क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था। तो इसमें से ये होगा आंसर फिरदौसी। तो फिरदौसी था और भारत में महमूद गजनवी के साथ नहीं आया था। ये जो है फिरदौसी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत में नहीं आया था, लेकिन समकालीन चारों है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि समकालीन, अलबरूनी, फिरदौसी, कुतुबी, बहकी, ये चारों समकालीन, समकालीन तो उसके समय में, लेकिन साथ कौन नहीं आया था, फिरदौसी। बाकी अलबरूनी, बहकी, कुतुबी, ये तीनों महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। अब इन्होंने अलग अलग किताबों की रचना की है। जैसे किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी की, अलबरूनी। अच्छा, अब ठीक है, पहले एक एक चीज़ पहले पढ़ते हैं, समझ में आएगा। अलबरूनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर फिरदौसी, फिर कुतुबी, फिर बहकी के बारे में पढ़ेंगे। अलबरूनी, अलबरूनी के बारे में देखते हैं। अलबरूनी किताबुल हिंद की रचना है। हिंद की रचना की, अलबरूनी किताबुल हिंद की रचना की, जिसे भारत का दर्पण कहा जाता है। किताबुल हिंद की रचना की, अलबरूनी किताबुल हिंद की रचना की, जिसे भारत का दर्पण कहा जाता है। एक बात और, जो अलबरूनी था वह ये मुस्लिम था, लेकिन इसने पहली बार वेदों का अध्ययन किया। ये अलबरूनी जो था वो मुस्लिम था, उसने वेदों का अध्ययन किया था और सिर्फ संस्कृत भाषा का ज्ञान था। तो अगर पूछा जाए प्रथम विधि से, जो समकालीन था महमूद गजनवी के, और आसन दे दिया जाए अलबरूनी, कुतुबी, बहकी, फिरदौसी, इनमें से किसने वेदों का अध्ययन किया, मुस्लिम होते हुए वेदों का अध्ययन किया, उसमें अलबरूनी नहीं किया था। इसने किताबुल हिंद की रचना की, जिसे भारत का दर्पण कहा जाता है। तो अब आगे चलते हैं। पहले अलबरूनी हो गया, अब कुतुबी, उसके बाद फिर फिरदौसी, उसके बाद फिर बहकी के बारे में पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं, अब उसके बाद देख अलबरूनी हो गया, उसके बाद कुतुबी के बारे में पढ़ते हैं। कुतुबी ने क्या किया, किताबुल यमन की रचना की। कुतुबी ने जिस तरह से उसने किताबुल हिंद की रचना की थी अलबरूनी, उसी तरह से कुतुबी ने किताबुल यमन की रचना की। अब किताबुल यमन को अफगानिस्तान का दर्पण कहा जाता है। तो देखते हैं, किताबुल यमन, जिसे अफगानिस्तान का दर्पण कहा जाता है। अफगानिस्तान का दर्पण, कुतुबी ने किताबुल यमन की रचना की, जिसे अफगानिस्तान का दर्पण कहा जाता है। अब इसी बार किताबुल यमन की रचना, अफगानिस्तान का दर्पण जिसे कहा जाता है, कुतुबी ने रचना की। अब इसके बाद पढ़ेंगे फिरदौसी। फिरदौसी, इन सबके छोटे छोटे एक एक पॉइंट हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे आएंगे, अब मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं फिरदौसी के बारे में। तो जो फिरदौसी है, हमने पहले ही बताया कि जो फिरदौसी है ये महमूद गजनवी के समकालीन है, लेकिन साथ भारत नहीं आए थे। हमने पीछे बताया ये साथ नहीं आए थे महमूद गजनवी भारत, लेकिन इनके समकालीन हैं, इनके समय में थे, लेकिन साथ भारत नहीं आए थे।
तो अब फिरदौसी क्या है? फिरदौसी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, एक पॉइंट है देख लेते हैं। उसके बाद फिर फिरदौसी ने किस पुस्तक की रचना की? शहनामा। शहनामा। तो फिरदौसी से दो क्वेश्चन आता है कि फिरदौसी ने किस पुस्तक की रचना की? शहनामा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो है महमूद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था, समकालीन था। बस यही दो क्वेश्चन। उसके बाद अब लास्ट है बाकी। बाकी नहीं, कोई पुस्तक की रचना नहीं की और केवल ये महमूद गजनवी के समकालीन थे, साथ भारत आए, बस। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। और समकालीन जब आएगा उसमें ये ऑप्शन में आएंगे, बस, और कोई नहीं। अब आगे देखेंगे कि मोहम्मद गोरी, जब एक चीज़ और, जब महमूद गजनवी और उसके बाद अब महमूद गजनवी पर जब मोहम्मद गोरी पढ़ेंगे तो अब उसमें आएंगे कि ये भीम प्रथम आएंगे, फिर उसके आगे पढ़ेंगे भीम द्वितीय आएंगे। तो अब ये चीज़ें जैसे हम बता रहे थे राजपूत वंश जब पढ़ाएंगे तो इसमें अलग अलग भारत में अलग अलग जगह है राज कर रहे थे, स्वतंत्र अपने आप को घोषित करके राज ये सब शासन कर रहे थे। तो अब उसी में हमें भीम प्रथम भीम द्वितीय जब मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे आगे, अगला लेक्चर में हमारा आएगा तो उसमें अब यही रहेगा कि मोहम्मद गोरी से आगे पढ़ेंगे। और जल्द ही हम इस विदेशी आक्रमण को ख़त्म करेंगे। अब उसके आगे राजपूत वंश या दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। और उसके और एक बात और, हमारा न्यू टीम एकेडमी आप सब्सक्राइब करिए, आप उससे लगातार पढ़िए। हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है, हमने पहले भी बताया और अभी बता रहे हैं। हम लोग एग्जाम से सभी हमारे सहयोगी, हम सभी लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं और आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। और जल्द ही जो सब्जेक्ट बचा हुआ है जल्द ही हम अनाउंस कर देंगे, अनाउंसमेंट हो जाएगा कौन क्या पढ़ाएगा। और जो बचे हुए हैं सब्जेक्ट जल्दी ही आ जाएंगे। हमारे कुछ सहयोगी अभी नहीं आ पाए हैं, जो भी होगा हम व्यवस्था कर देंगे सभी का। तो आप लोग विश्वास बनाकर पढ़िए। एक बात और, इतने जल्दी घबराइए नहीं कि सर हमसे ये नहीं हो पाएगा और इतने जल्दी ये चीज़ें। हम लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं धीरे धीरे और लगातार अपनी स्पीड को आप बढ़ाएंगे। अभी तो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन अब स्पीड बढ़ाएंगे, आपको वीडियो ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग मेहनत से पढ़िए। और मध्यकालीन भारत जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी गारंटी है कि क्वेश्चन हम छूटने नहीं देंगे। आप लोग केवल विश्वास बनाइए और मेहनत करके पढ़िए। और फिर मध्यकालीन भारत से और हमारे अनुसार प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से वो भी पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे। आप लोग पढ़ के देखिएगा। तो हमारे इस न्यू टीम एकेडमी, जो हमारा न्यू टीम एकेडमी है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हम लोग लगातार मेहनत करें हमारे न्यू टीम एकेडमी में, और आप भी मेहनत करिए। तो अगला लेक्चर मिलते हैं हम मोहम्मद गोरी के आगे से पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमण जल्द ही खत्म करके फिर राजपूत वंश या दिल्ली सल्तनत जो भी है शुरू करेंगे। और आप लोग इसी तरह ऊर्जा बनाए रखिए और लगातार मेहनत करिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।